नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच अब मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें भी सामने आने लगी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निशंक ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाओं और सिलेबस को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गंगवार के इस्तीफे से साफ हो गया है कि यूपी कोटे से किसी नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी मंत्रिमंडल से महिला और बाल विकास मंत्रालय से देबाश्री चौधरी की छुट्टी हो सकती है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद ऐसी संभावना थी कि बीजेपी बंगाल के नेताओं के मंत्री पद को बदल सकती है। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कैबिनेट की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद अनुसूचित जाति के 12 मंत्री हो सकते हैं। ये सभी नेता अलग अलग 8 राज्यों से होंगे। इनमें से 8 कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के भी कई नेता शामिल हो सकते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। अजय भट्ट पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं और वो मंत्रिमंडल में शामिल हो भी सकते हैं। एलजेपी के नेता चिराग पासवान के विरोध के बाद भी पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कई ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनके कामकाज का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। वहीं क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज शाम करीब 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। नए मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। मोदी के नए मंत्रिमंडल में शासन और व्यवस्था के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह दी जाएगी। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है और बड़े राज्यों को ज्यादा हिस्सेदारी दी जा सकती है। इस मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाड़ा, कोंकण जैसे इलाकों का भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव तिवारी सीधे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले सवाल यही मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से आज शाम करीब 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े तादाद में मंत्रियों का इस्तीफे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या संकेत है? देखिए बिल्कुल चाहिए, जिस तरीके से लगातार जो मंत्रिमंडल के अंदर बैठक के अंदर जो ये स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं बड़े नामों को खुलासा किया जा सकता है, बड़े लोगों को उसमें जगह दी जा सकती है, मगर कहीं ना कहीं जो जिनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, कोरोना के अंदर हो, लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर गाज गिरनी बिल्कुल तय मानी जा रही थी। मगर जिस तरीके से अब इस्तीफा सामने आ रहा है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं छटनी जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर हर्षवर्धन का नाम आया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस्तीफा दिया अपने पद से, तो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जी राजीव, तो आप देख सकते हैं कि आज शाम तकरीबन 6 बजे बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें 17 से 22 जो उम्मीदवार हैं उनको जगह दे जाने की संभावना जताई गई है। राजीव जी, यही बताइए कि जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की खबरें हमारे सामने आती जरूर रही हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, दिग्गज जो नेता हैं, दिग्गज जो मंत्री हैं, उनको कहा जा सकता है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे देने के पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानता है? जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर जो पुराने नेता थे उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उससे कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बिगड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की जा रही है। और इसी मंत्रिमंडल के अंदर इसीलिए फेरबदल किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उसके अंदर भी छवि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से बरकरार हो सके। और इसी के लिए कहीं ना कहीं जैसे स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन है उनका नाम भी शामिल है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज ये गिर चुकी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया उससे
साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े नामों को और ज्यादा शामिल किया जा सकता है। जिस तरीके से नई दिल्ली सीट से कह सकते हैं मीनाक्षी लेखी का नाम भी शामिल हो रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर उसको उनको भी जगह मिल सकती है। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए इस तरीके की मंत्रिमंडल के अंदर बैठक की जा रही है और मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव भी किए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि शाम 6 बजे कितने बड़े नामों को शामिल किया जा सकता है। जी राजीव, जिस तरह से खबरें सामने आ चुकी हैं और एक जग जाहिर है कि लगभग 17 से 22 जो है नए मंत्री इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि ज्यादातर जो तादाद है मंत्रियों की वो बीजेपी की तरफ से होगी, या जो एनडीए के खेमे में बाकी दल शामिल हैं उनकी तरफ से भी कुछ मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से भी लगातार कहीं न कहीं यही कहा जा रहा है कि उनके अंदर भी उनको भी शामिल किया जा सकता है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी कहीं न कहीं बड़े नामों को शामिल किया जाएगा और जो पुराने यानी कि जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जिनके कार्यकाल अच्छे नहीं रहे, उनकी ज़रूर छँटनी की जाएगी और इसकी तरीके से कहीं न कहीं कार्रवाई होती है नज़र भी आ रही है। मगर देखना होगा शाम को किस तरीके की कार्रवाई होती है और कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव होंगे, वो किस तरीके के होंगे, ये सबकी निगाहें बनी हुई हैं और कहीं न कहीं उस पे निगाहें बनाकर बैठे हुए हैं सारे जने। मगर हर तरीके से कहीं न कहीं विपक्ष भी उसी मंत्रिमंडल की बैठक के ऊपर भी अपनी निगाह बना के बैठा हुआ है, ताकि वो अपने अंदर भी कहीं न कहीं जो बिगड़ी हुई छवि है उसको भी सुधार सके। जी। राजीव, बिल्कुल इस बात से आला कमान को भी इनकार नहीं होगा और आला कमान का खास फोकस इस बात पर भी होगा, जिस तरह से 5 राज्यों में आगामी जो है 2022 में चुनाव होने हैं, क्या इन विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं उनके मद्देनज़र रखते हुए इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो छवि बिगड़ी है भारतीय जनता पार्टी की और कहीं न कहीं उस छवि को बरकरार रखने के लिए दोबारा से कोशिश की जा रही है और इसीलिए जो कह सकते हैं 2022 के अंदर जो चुनाव होंगे, वो कहीं न कहीं इसी में मद्देनज़र रखते हुए कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं और साफ जाहिर है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल किए जा रहे हैं। जी। राजीव, जिस तरह से बीजेपी के सामने कुछ चुनौती भी मौजूद हैं, जैसे हमने बीते दिनों देखा जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजों के बीच की आपसी जंग देखने को मिली, लोजपा में टूट हो गई और अब कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के मुकाबले तरजीह दी जा रही है पशुपति कुमार पारस को और उन्हें मंत्री बनाया जाना तय है। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए के खेमे में भी फूट फूट हो सकती है, गुटबाजी पैदा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। यहाँ पर एनडीए की बात करें तो जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान के अंदर और जो चाचा भतीजे की जो फूट थी वो कहीं न कहीं नुकसान ज़रूर उन पार्टी को हुई और कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि चिराग की जो जगह है वो बनी रहे। मगर कहीं न कहीं उनके ऊपर भी घात गिर सकती है और लगातार कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो अपने एनडीए पार्टियों के साथ मिलकर कहीं न कहीं कार्य करने की कोशिश करेगी, मगर जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ही किए जा रहे हैं। जी। अच्छा राजीव जी, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, खासतौर पर यूपी का जो चुनाव है वो बहुत मायने रखता है भारतीय राजनीति में और कहा यह भी जाता है आमतौर पर कि दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ होकर जाता है। और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होना अब तय है, आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना है, तो कहा यह जा रहा है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से भी बार बार हिमायत की जा रही है कुछ अपने मंत्रियों की, तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ खास मंत्रियों को तरजीह मिल सकती है, जगह मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें यूपी की, तो यूपी के लिए कहीं न कहीं यही कहा जाता है कि यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली के लिए जब भी जाता है कहीं न कहीं यूपी से होता हुआ। मगर सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं राजनीति ज़रूर है और उसके अंदर कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि अपने-अपने मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी सकते हैं अपने-अपने लोगों को। मगर यही कोशिश कहीं न कहीं यूपी के अंदर से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहीं न कहीं सिफारिश ज़रूर की जा रही है। मगर देखना होगा क्या उनके जो सिफारशी लोग हैं उनको जगह मिल पाएगी या फिर मंत्रिमंडल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही चयन किया जाएगा। जी। अच्छा राजीव जी, कुछ क्षेत्रीय इलाकों के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं राज्यों से। इतर अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, पूर्वांचल की, कोंकण की और मराठवाड़ क्षेत्र की बातें भी सामने आ रही है, क्या कुछ खबर इस तरह की सामने आई है कि इन खास इलाकों से भी कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें और छोटे राज्यों की, तो कहीं न कहीं उनके अंदर से भी कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जा सकती है, उनके वहाँ के नेताओं को भी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, उससे कहीं न कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के जो चुनाव है, उसके लिए कहीं न कहीं तैयारी करती नज़र आ रही है और जो उनकी छवि बिगड़ी है कोरोना काल के अंदर, वो छवि कहीं न कहीं दोबारा से बरकरार करने की कोशिश की जा रही है। मगर उससे कहीं न कहीं साफ जाहिर है, मंत्रिमंडल के अंदर जो फेरबदल किए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। जी। अच्छा राजीव जी, दोबारा मैं एक सवाल एनडीए से संबंधित दोबारा आपसे करना चाहूंगा और वो ये है कि जिस तरह से जेडीयू के बारे में तमाम खबरें आती रही हैं और नीतीश कुमार कई
दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए भी थे इस बात को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा तवज्जो जो है जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मिले। क्या कुछ कहा जा रहा है? नीतीश कुमार के मंत्रियों को ज्यादा जगह मिलने की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया कि 17-18 जो एमपी हैं उनको ज्यादा तरजीह दी गई है बीजेपी के जो एमपी हैं मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो उनका ये कहना है कि जेडीयू के जो 17 सांसद हैं, 18 सांसद हैं, उनको भी वही इंपॉर्टेंस, वही अहमियत मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से बात कर रहे हैं जेडीयू पार्टी की, तो क्योंकि नीतीश जी लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर डेरा जरूर बना के बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही थी कि उनके लोगों को भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल सके। मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 17-18 लोग हैं वो उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही थी कि मंत्रिमंडल के अंदर भाजपा के ही लोग हो सके। मगर कहीं ना कहीं जो बाहर के एनडीए की बात करें तो एनडीए के लिए भी कहीं ना कहीं काफी सारी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर राजीव जी इसीलिए दिल्ली कहा से जाता है इस कि 20 महत्वपूर्ण से जानकारी 22 के लिए लोग आपका बहुत इसके अंदर बहुत शामिल हो शुक्रिया। सकते हैं। जी जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज शाम 6 बजे पर सबकी निगाहें कि किस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अजय भट्ट को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इस बात की खबर आई है सामने। जानकारी के मुताबिक अजय भट्ट आज पीएम आवास में मौजूद थे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री परिषद में शाम को होने वाले फेरबदल और विस्तार से पहले मंत्री पद के संभावित चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम आवास पर मौजूद रहे। पीएम के रूप में कई मंत्री इस वक्त पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार करने वाले हैं। इस दौरान अन्य संभावित दावेदार भी मौजूद रहे। बता दें कि अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे रमेश पोखरियाल निशंक को कैबिनेट से हटा दिया गया है। हालांकि निशंक के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने अपने इस्तीफा देने की बात कही है। तो आप देख सकते हैं कि आज तकरीबन शाम को 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी नेताओं की बात हो, चाहे एनडीए खेमे में शामिल नेताओं की बात हो, तमाम जो लोग हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से अपने अपने वक्त के हिसाब से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कवायद में तमाम लोग लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी को या उनको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा तवज्जो मिले आने वाले मंत्रिमंडल को देखते हुए। तो जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि नैनीताल के जो सांसद हैं अजय भट्ट, उनको भी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। आज जिस तरह से मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है उसे देखते हुए कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम नरेंद्र मोदी से इस बाबत बात कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं पुष्कर धामी, उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी से इस बाबत बातचीत की है और शायद यही वजह है कि अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अजय भट्ट का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। रोहित जी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि आज शाम को तकरीबन 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। खासतौर पर आप कैसे देखते हैं नैनीताल के इस सांसद को अगर मौका मिलता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो खासतौर पर उत्तराखंड राज्य के लिए, नैनीताल वासियों के लिए कितनी बड़ी खबर है? जुबेर, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी अजय भट्ट रह चुके हैं और सफल कार्यकाल इनका रहा है। बहुत ही वाक्पटुता संपन्न है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रखी है इन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बहुत अच्छी पकड़ है। और कुमाऊं में अगर बात करें तो कुमाऊं में काफी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है और नैनीताल से मौजूदा समय में नैनीताल संसदीय सीट से सांसद हैं। और जो इनपुट हम लोग को जानकारी मिल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री के आवास पर अजय भट्ट पहुंच चुके हैं और शाम तक संभवतः प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का जब विस्तार करेंगे तो उसमें अजय भट्ट को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। और ये खबर और पुख्ता इस वजह से हो जाती है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य को
अस्वस्थता के चलते इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ 4 अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। तो इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि अब सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो रोहित, क्या कुछ इस तरह की खबर भी सामने आई है कि अजय भट्ट के अलावा भी उत्तराखंड से किसी और चेहरे को जगह मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आगामी जो साल में विधानसभा के चुनाव होते नजर आ रहे हैं और होंगे, तो क्या इसके मद्देनजर उत्तराखंड राज्य से किसी और चेहरे को भी शामिल किए जाने की संभावना? जी जुबेर, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, क्योंकि संवैधानिक संकट बताकर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा ले लिया गया था, जी। क्योंकि वो पौड़ी से सांसद भी हैं, तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जनता को यही बता रही है और मैसेज देने का प्रयास यही कर रही है कि ऑल इज वेल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। अब ऐसे में संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी ने बताया, जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। और इनपुट समय ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आवास पर तीरथ सिंह रावत भी पहुंच चुके हैं, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो केंद्र में वो संगठन पे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी तीरथ सिंह रावत को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर ये मैसेज देने का प्रयास करेगी कि संवैधानिक संकट वाकई में था, जिसके चलते तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाया गया और उधर इस्तीफा दिया और इधर इनको मंत्रिमंडल में केंद्रीय शामिल कर लिया गया। तो जाहिर तौर पर अजय भट्ट का नाम तो लगभग पक्का है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत को भी संभवतः केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। रोहित विक्रम सिंह देहरादून से इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। तो आज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। वो 98 साल के थे और काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने आज एक्टर के ट्विटर से उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बहुत भारी दिल से कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार के निधन की खबर के बाद से ही इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनकी मौत पर दुख जताया है। वहीं राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और उनके निधन पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सीएम उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया था कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। तो सदाबहार अभिनेता और मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सगों से भी ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब और क्या सुनाऊं, ज़माना सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं उनके बारे में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। एक सदी का अंत है। कुछ भी कह लो, अभी वो चला गया जिसे हम देख के एक्टर बनना चाहते थे। इनसे कमी कहीं ना कहीं पूरी नहीं होगी। कमी तो होगी, उनकी यादों के सहारे जिएंगे ना। उनकी यादों को लेके यहाँ ये था, यहाँ वो था, वो यादें तो साथ रहेंगी। वो यादें ही बहुत बड़ा सरमाया है हमारा। उनकी यादें, उनको संभाल के रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। और क्या कुछ कर सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। वो एक मिसाल है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अभिनेता, एक जाने माने अभिनेता, एक सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार को आज देश ने खोया है, क्या सेलिब्रिटीज़ की तरफ से, क्या पर्सनैलिटीज़ की तरफ से इस वक्त क्या नज़ारा है मुंबई में? जी देखिए, इस वक्त मैं खार के उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर साहब का जो है पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद जो है मुंबई के जुहू में जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल उसके पहले आपको बता दें कि अजमेर गिल साहब है, जो उन्होंने काफी समय तक दिलीप कुमार जी के साथ में काम किया है, काफी बड़ा अनुभव रहा है उनके साथ का।
उनसे बात करवाएंगे कि किस तरह से उनका अनुभव रहा। सर बताइए। जी, मैंने उनके साथ विशाल और आपका दौरान बहुत छोटा छोटा रोल किया था। फिर आखिरी फिल्म किला में मुझे मौका मिला, 10-15 दिन आउटडोर बटाला में या हरियाणा में और हैदराबाद में। हाँ, बड़ा मौका मिला उनके साथ करीब से काम करने का। उनको मैं तो बहुत बड़ा फैन उनका हमेशा से था, लेकिन मैंने देखा कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी शख्सियत अभी भी काम के साथ कितनी मेहनत करते हैं, कितना लगाव है, कितना डेडिकेशन है। ये सेट पे आके उनका कुछ ऐसा नहीं है कि आ गया हूँ, मुझे सब आता है, मैं कर लूंगा। उनकी अप्रोच काम के लिए वैसी है, जैसे वो पहली पिक्चर कर रहे हैं या पहला दिन है, तो इसी तरह से ये बड़ी कमाल की बात लगी कि मैंने कहा ये वही जुनून है काम करने का जो किसी जमाने में था, वही ईमानदारी है काम। देखिए, सबसे बड़ी क्षति जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो काफी लोगों से जुड़ा हुआ करते थे, काफी लोग आ भी जा रहे हैं। क्या मानते हैं इसको? देखिए, दिलीप साहब एक वाहिद एक्टर थे जिनका दायरा सिर्फ फिल्मों तक नहीं था, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी थी, वो इतना पढ़े लिखे थे कि उनकी सारे दोस्त जो थे, उनमें पॉलिटिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, जजेस थे। यूजली ज़्यादा करके एक्टरों का दायरा सिर्फ फिल्म लाइन में होता, क्योंकि इनका दायरा बहुत बड़ा था। इनके दोस्त बाहर के बहुत दोस्त, तो ये और ये किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इतने पढ़े लिखे थे। तो इसलिए इनकी जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है, ये नेशन के लिए लॉस है। और इनके मुकाबले में कोई एक्टर को मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अक्सर बताया जा रहा था ट्रेडिशनल किंग थे, काफी उन्होंने बड़ी मशक्कत का बड़ी मेहनत की, और जो नेचुरल एक्टिंग की बात होती है तो सबसे पहले दिलीप जी का ही नाम लिया जाता था। उन्होंने 22वें साल से ही ये कैरियर की शुरुआत की फिल्म को लेकर तमाम जद्दोजहद भी उन्होंने अपने लाइफ में किया। इस तरह की कुछ बातें क्या उनकी कुछ सामने आती है जो याद की जाती है? देखिए, हम तो पैदा भी नहीं हुए जब वो बन गए थे अपना हीरो। जी सत्य प्रकाश तो जी। मतलब बहुत आज़ादी के बहुत बाद में पैदा हुआ, तो वो बताते थे कि भाई मैं तो आ गया फिल्म में, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कुछ हालात ऐसे बन गए तो मैं आ गया। और आप इतना अच्छा काम करते थे उस वक्त भी, तो कुछ नहीं, अच्छे अच्छे रोल मिल गए, अच्छी फिल्म मिल गई, अच्छे डायरेक्टर मिल गए, तो उन्होंने मार मार के सिखा दिया। तो ऊपर वाले की देन थी, वरना किया। देख रहे हैं जी लगातार लोग यहाँ आ जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें दिखाएंगे कि जुबेर कि किस तरह से पूरा चकाचौंध व्यवस्था जो है मुंबई पुलिस ने किया है। हालांकि कोरोना है, कोरोना गाइडलाइन करते हुए भी आपको अंतिम दर्शन करने हैं, उसके लिए बाकायदे देखिए यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है जिससे लोग न जा सके। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं तमाम मिनिस्टर देखिए, इंटरव्यूज भी चल रहा है मेरे पीछे, आप देखो ना, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटी आ रहे हैं। प्रकाश जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि दिलीप साहब के चाहने वाले न केवल हिंदुस्तान में, न केवल पाकिस्तान में, न केवल बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में दिलीप साहब के चाहने वाले थे। पूरी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी पर्सनैलिटी नजर आती थी दिलीप कुमार साहब में जिनकी कोई बुराई नहीं थी, हर किसी के वो अपने थे, हर किसी के दिल में उन्होंने एक जगह बनाई थी। क्या उस वैक्यूम को, उस स्पेस को फुलफिल कर पाना बॉलीवुड के लिए आसान होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रजा मुराद जी इंटरव्यू दे रहे थे हमारे एएनबी न्यूज चैनल को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 100 साल नहीं, 1000 साल में भी ऐसा दिलीप कुमार पैदा नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार ही एक लौटे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इतनी बेहतरीन किरदारी की। उसके बाद नेचुरल जो किरदारी की जाती है उन्होंने लोगों को सिखाया। 75वें साल तक उन्होंने किरदार बने रहे, नंबर 1 बने रहे, उसके बावजूद भी लोग आज उनको इतना मानते हैं। वहीं दूसरी आखिरी फिल्म 98 में करने के बाद भी उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त मिलेगा तो करेंगे, लेकिन जिस तरह से रजा मुराद ने कहा है कि ज्यादा फिल्में उन्होंने भले नहीं किया है, लेकिन जो फिल्में किया है वो सुपर हिट किया है। तो जाहिर तौर पर उनकी कलाकारी, उनकी योग्यता से पूरी देश और पूरी दुनिया के लोग कायल हैं। जी सत्य प्रकाश जी, सही कहा आपने। बहुत ज्यादा फिल्मों में दिलीप साहब ने काम नहीं किया था, तकरीबन 60 से 65 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन जो किरदार वो निभाते थे, जिस दर्जे की एक्टिंग वो करते थे, उसकी पूरी दुनिया कायल है। चाहे बात मुगल आजम की हो, देवदास की हो, यहूदी की हो, नया दौर की हो, या फिर राम और श्याम की हो।
फिल्मों का जहां तक सवाल है, उन्होंने जितनी दमदार तरीके से एक्टिंग की, एक नज़ीर पेश की, उसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से उनकी पत्नी सायरा बानो जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय तक उनके साथ डटकर उनकी बीमारी का एक तरह से मुकाबला ही किया, उनके साथ मौजूद रही हमेशा। क्या सायरा बानो की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट उनके निधन के बाद आई है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जुबेर, दिलीप कुमार को संतान नहीं थी, लेकिन सायरा बानू ही उनकी संतान बनकर, उनकी बीवी बनकर, जी। उनकी मां बनकर, उनकी पत्नी बनकर सेवा की थी। तस्वीरें आपको दूसरी दिखाते हैं कि लगातार तमाम जो मिनिस्टर्स है वो आ रहे जा रहे हैं यहाँ की। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पे आए थे अंतिम श्रद्धांजलि। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी को एनसीपी के जो है शरद पवार जी, उन्होंने भी, छगन भुजबल ने भी किया, तमाम सेलिब्रिटी वहां आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार सेलिब्रिटी का आना जारी है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रशंसक भी कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब दिलीप साहब का अंतिम दर्शन होगा। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर रखी गई है उनके सॉलिटियर बंगले के 34 नंबर में रखी गई है, जिससे तमाम सेलिब्रिटी लोग आए और उनका अंतिम दर्शन करें। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दिलीप कुमार साहब जब निकलेंगे तो लाखों जो उनके भक्त हैं वो कहेंगे रास्ते में राहगीर बनकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके अंतिम दर्शन होंगे। लेकिन अब जो है तमाम मिनिस्टरों का जो जमावड़ा है वो लगातार जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं। जी सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे पर्सनैलिटीज़ की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हस्तियां हैं उनकी बात हो, तमाम लोगों की जो आंखें हैं आज नम हैं, अपने चहेते अभिनेता को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रही हैं। और यही कुदरत का नियम भी है कि जिसको दुनिया में आना है उसको एक दिन जाना भी है। और उसी का एक नज़ारा हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि जिस तरह से एक बहुत ही सदाबहार दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब आज हमारे बीच से, हमारे देश के एक ऐसे अभिनेता जिनको सदियों सदी याद किया जाता रहेगा, आज न केवल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया बल्कि तमाम जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, तमाम कलाकारों ने दुख जताया कि इस तरह का जो स्पेस है वो शायद ही कभी मुकम्मल हो पाए। एक मुकम्मल संस्थान को देश ने खोया है। सत्य प्रकाश जी, जाहिर तौर पे देखिए, जितने लोग अब तक आए हैं और मीडिया से मुखातिब हुए, साफ तौर पर सबका यही कहना है कि दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच में है। जाहिर तौर पर जिस तरह से 75वें साल तक उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को अदाकारी सिखाई है, लोगों को कैसे अदाकारी करनी, वो बताया, नेचुरल अदाकारी के बारे में बताया, वो कहीं न कहीं कायम रहेगी, वो गई नहीं है। लिहाजा आज भी दिलीप कुमार लोगों के बीच में है, लोगों के दिल में है, लोगों के दिमाग में है। तो यही वजह है कि आज इस बड़ी संख्या में लोग जो आ रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं यही वजह मानी जा रही है। सत्य प्रकाश जी, मुंबई से इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।